भारत के इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं होते बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही एक साल था 1857। ये सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है, ये तो बहादुरी, बलिदान और उस बगावत की कहानी है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कह सकते हैं पहला अध्याय लिखा था। जैसा कि कहा जाता है 1857 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान का नाम था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। और देखिए, ये कोई अचानक आया तूफान नहीं था। असल में ये तो एक ऐसी ज्वाला थी जो न जाने कितने दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। बस एक चिंगारी का इंतजार था और वो चिंगारी बहुत जल्द लगने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कहां से शुरू हुआ ये सब? इसका जवाब हमें मिलता है मई 1857 में मेरठ में। यहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस सुलगती हुई आग को हवा दे दी। और जरा सोचिए, ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे की बगावत होती है। कुछ ही हफ्तों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाही उन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर देते हैं। अगले ही दिन 10 मई को पूरी मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क उठता है और बस एक दिन बाद 11 मई तक ये विद्रोही दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां क्रांति की इस आग को एक चेहरा मिल जाता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये गुस्सा कोई एक रात में पैदा नहीं हुआ था। नहीं, ये तो एक ज्वालामुखी की तरह था जो सालों से बल्कि दशकों से अंदर ही अंदर खौल रहा था। इसके पीछे था दबा हुआ दर्द, टूटा हुआ विश्वास और वो गहरा असंतोष जो धीरे धीरे ब्रिटिश नीतियों की वजह से इकट्ठा हो रहा था। इस असंतोष की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी अंग्रेजों की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये थी क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कह सकते हैं बहुत ही क्रूर चाल थी। नियम ये था कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और ऐसे में उस शासक के मरने के बाद उसका राज्य सीधा सीधा कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। सोचिए, सदियों पुरानी गोद लेने की परंपरा को ही खत्म कर दिया गया। और यह सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं था, इसका असर देखिए। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़े बड़े राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिए गए। हद तो तब हो गई जब अवध जैसे राज्य को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया। अब जाहिर है इस सब ने बाकी रियासतों में एक खौफ पैदा कर दिया कि भाई अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ जमीन हड़पने की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे सम्मान पर हमला था। जैसे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। और तो और ये भी ऐलान कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई बादशाह नहीं कहलाएगा। मतलब ये मुगल सल्तनत को जड़ से खत्म करने का एक सीधा सीधा फरमान था। राजनीतिक वजहों के साथ साथ आर्थिक शोषण भी अपनी चरम सीमा पर था। अंग्रेजों की नीतियां कुछ ऐसी थी कि एक तरफ तो भारी भरकम लगान और ब्रिटेन से आए सस्ते माल ने भारत के किसानों और कारीगरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के वफादार जमींदार और साहूकार वो अमीर होते चले गए। इस भयानक असंतुलन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ दी। फिर अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक लगाना एक अच्छा कदम था, लेकिन इसे भी शक की नजर से देखा गया। लोगों को लगा कि यह हमारी परंपराओं पर हमला है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों के प्रचार ने लोगों के मन में यह डर बिठा दिया कि भाई हमारी संस्कृति और हमारा धर्म दोनों ही खतरे में है। और यह डर इतना गहरा था कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई चीजों को भी धर्म भ्रष्ट करने की एक साजिश की तरह देखा गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, भारतीय सिपाही जो कंपनी की सेना की रीढ़ की हड्डी थे, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। तनख्वाह कम, कोई प्रमोशन नहीं, ऊपर से अपमान। फिर एक नया कानून आया जिसके तहत उन्हें लड़ने के लिए समंदर पार भी भेजा जा सकता था, जो उस समय कई लोगों के लिए एक धार्मिक टैबू था। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी जिसने आग में घी का काम किया। नई राइफल के वो कारतूस जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। बस यहीं पर सैनिकों के सब्र का बांध टूट गया। तो मेरठ से जो चिंगारी उठी थी वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक जंगली आग की तरह फैल गई। ये अब सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा था, ये एक जन आंदोलन बन चुका था जिसकी लपटों ने ब्रिटिश साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था।
अलग अलग जगहों पर इस बगावत को अलग अलग नेता मिले। कानपुर में कमान संभाली नाना साहब ने। याद है, वही नाना साहब जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने छीन ली थी। अब वो अपना सम्मान वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। उधर लखनऊ में, जो अवध की राजधानी थी, वहां मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। उनके पति यानी अवध के नवाब को तो गद्दी से हटा दिया गया था, तो उन्होंने अपने बेटे को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ डट गईं। और फिर एक ऐसा नाम जो इस पूरे विद्रोह का, इस पूरी बगावत का प्रतीक बन गया, झांसी। जब उसी हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, तो वहां की युवा रानी रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठा लिए और जंग का ऐलान कर दिया। और उनका वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो पूरे विद्रोह की आत्मा बन गया। ये एक रानी की अपने राज्य को बचाने की लड़ाई तो थी ही, लेकिन उससे कई ज्यादा ये हर उस भारतीय की आवाज थी जो अपने सम्मान और अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये विद्रोह बहुत बहादुरी से लड़ा गया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसे बड़े ही बेरहमी से कुचल दिया। और इस विद्रोह के बाद भारत पर शासन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। क्या बदला? वेल, सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये निकला कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। जी हाँ, कंपनी रूल खत्म। अब भारत पर सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का था, और जो गवर्नर जनरल होता था उसे अब वाइस रॉय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। अब भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह दोबारा न हो, इसके लिए महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें भारतीय राजाओं के सम्मान की रक्षा करने का वादा किया गया, लोगों के धार्मिक मामलों में दखल न देने का वचन दिया गया। एक तरह से ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश थी, या शायद एक दिखावा था। इसके अलावा अंग्रेजों ने सेना में भी बड़े बदलाव किए ताकि वो दोबारा कभी बगावत न कर सकें। सेना को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और ये पक्का किया गया कि जितने भी जरूरी हथियार और तोपखाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हाथों में ही रहें। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो आज भी पूछा जाता है, आखिर 1857 की इस क्रांति को क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा था, एक सिपाही विद्रोह, या ये वाकई हिंदुस्तान की आजादी की पहली जंग थी? चलिए देखते हैं कि इतिहासकार इस पर क्या कहते हैं। इस मामले पर ना इतिहासकारों की राय हमेशा से बढ़ी हुई है। कुछ ब्रिटिश और भारतीय विद्वान जैसे जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। और मजे की बात यह है कि उस समय के एक ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो भले ही यह विद्रोह फौजी तौर पर कामयाब नहीं हो पाया, इसे कुचल दिया गया, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसने राजा महाराजा, किसान, सैनिक और आम लोग सबको पहली बार एक विदेशी ताकत के खिलाफ एकजुट कर दिया। और कह सकते हैं कि यहीं से भारत में एक नई राष्ट्रीय चेतना, एक नेशनल कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ। असल में 1857 की यही चिंगारी थी जो आगे चलकर आजादी की वो मशाल बनी, जिसे बाद में आने वाले हमारे नायकों ने अपने हाथों में थाम लिया। यह आजादी की लड़ाई का पहला दस्तक थी। तो सवाल आज भी वही है, ये सिर्फ एक बगावत थी या फिर एक पूरे राष्ट्र का जागरण?